हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 36, कहाँ जा रही हो तुम ये बैग लेकर। ओबरॉय पैलेस। वसुंधरा जी धुनकी के सामने आकर खड़ी हुई और उसे अपने गहरी नजरों से देखने लगी। वही धुनकी भी बस उनकी तरफ देखे जा रही थी। वो जानती थी कि बेशक से वसुंधरा जी ने बाहर कुछ भी कहा हो, लेकिन वो इतनी जल्दी उसे अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। वही अब उनके चेहरे पर वो जब शातिर मुस्कुराहट आई, उसका शक यकीन में बदल गया। वेदिका भी वसुंधरा जी के पीछे आकर खड़ी हो गई थी। वो वसुंधरा जी की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ आंटी जी, आपने धुनकी को रोक क्यों दिया? उसे जाने दीजिए ना कमरे में, बेचारी थक गई होगी और अभी तो उसका ख्वाब पूरा हुआ है। ख्वाब ओबरॉय पैलेस की बहुरानी बनने का, यहाँ की महारानी बनने का। वसुंधरा जी मुस्कुराए और बोली, वेदिका तुम एक काम करो, जाओ जाकर किचन में किसी सर्वेंट को बोलो हमारे लिए काफी बनाएगी, हमारा सिर दर्द हो रहा है। वेदिका ने हैरानी से वसुंधरा जी को देखा। वो भला इस घर में ये वाले काम करने के लिए थोड़ा ना रह रही थी, लेकिन फिर भी वो एक गहरी सांस लेकर किचन की तरफ चली गई और अब वसुंधरा जी की नजरें वापस धुनकी पर टिक गई। धुनकी उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कहना चाहती हैं आप मुझसे? वसुंधरा जी मुस्कुराए और बोली, मैं क्या कहूँ? तुम्हारी किस्मत खुद ही तुम पर हंसी जा रही है। मैं भला क्या ही कह सकती हूँ? कहाँ तुमने सोचा था कि तुम स्वरित से शादी करोगी और इस घर की मालकिन बनोगी, लेकिन कहाँ तुम्हारी शादी स्वरांश से हो गई। कहाँ तुमने इस घर की मालकिन बनने का सोचा था और कहाँ अब तुम्हारी इस घर में कोई औकात नहीं होगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी शादी स्वरांश से हुई है या नहीं। ना ही तुम इस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमा पाओगी और ना ही इस घर की मालकिन बनकर इसकी हुकूमत पर अपना कब्जा कर पाओगी। उनकी बात पर धुनकी हैरान हुई, क्योंकि स्वरित और स्वरांश में फर्क क्या था? दोनों भाई थे, लेकिन वसुंधरा जी की बातों में उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। वसुंधरा जी हंसी और बोली, तुम सोच रही होगी कि दोनों भाई तो हैं, तो फिर एक भाई से शादी हुई तो मालकिन और दूसरे भाई की शादी पर भिखारी जैसी हालत क्यों? तो मैं तुम्हें बताती हूँ। स्वरांश मेरा अपना बेटा नहीं है, स्वरांश मेरा सौतेला बेटा है। वो मिस्टर ओबरॉय की पहली पत्नी का बेटा है और मिस्टर ओबरॉय और उनकी पहली पत्नी दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं। हालांकि वो मेरी बहन थी, लेकिन मैं उन रिश्तों पर यकीन नहीं रखती जो इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं आज पर यकीन रखने वाली औरत हूँ। मेरा बेटा स्वरित है और ओबरॉय पैलेस पर भी सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे का हक बनता है। स्वरांश को तो यहाँ पर रहना भी पसंद नहीं, वो तो कब का लंदन चला जा चुका होता। अगर प्रियांशी की शादी का मैटर नहीं होता और अब भी वो 2-4 दिन में ही लंदन के लिए निकल जाएगा, उसके बाद तुम रह जाओगी यहाँ पर अकेली और फिर तुम्हारी औकात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नौकर की रह जाएगी, क्योंकि मेरे होते हुए तुम इस घर में अपना राज चलाओ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। उनकी बात सुनकर धुनकी हैरान रह गई। उसे स्वरांश और स्वरित के सौतेले भाई होने पर इतनी हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके लिए सिर्फ इंसान मैटर करता था, खून खानदान रिश्ता नाता कुछ भी नहीं। लेकिन उसे हैरानी वसुंधरा जी की सोच पर हो रही थी। उसे हैरानी उनकी घटिया चालबाजी पर हो रही थी। कैसे वो स्वरांश को यहाँ से भेजकर उसे यहाँ की नौकर बनाने के बारे में सोच रही थी। मतलब कोई इंसान इतना घटिया सोच भी कैसे सकता है? उसने फिलहाल कुछ नहीं कहा और चुप रही। वसुंधरा जी मुस्कुराए और बोली, गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है मुझसे पंगा लेकर, और अब तुम इस गलती की सजा पूरी जिंदगी चुकाओगी। अगर तुम्हें इस घर की नौकर बनकर रहना मंजूर नहीं तो दफा हो जाना यहाँ से, लेकिन अगर तुम इस घर में रहने के बारे में सोच रही हो ना, तो ये वसुंधरा ओबरॉय अगर तुम्हारी जिंदगी नरक ना बना देना तो ये भी कुछ नहीं। उनकी बात पर धुनकी अव्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, पहले मुझे लगा था कि मिस्टर ओबरॉय और मिस्टर स्वरांश ओबरॉय दोनों आपके बेटे हैं, लेकिन अब पता चला कि मिस्टर ओबरॉय आपके बेटे हैं और मिस्टर स्वरांश ओबरॉय आपके सौतेले बेटे। मैंने सुना था कि आजकल लोगों की सोच बदल गई है, कोई अपना सौतेला नहीं देखता।
एक माँ का दिल सिर्फ माँ का दिल होता है, लेकिन आपने मेरी सोच को एक बार फिर से बदल दिया। मानना पड़ेगा आपको कि आप एक इंसान के तौर पर तो फेल हो ही गई आंटी जी। एक माँ के तौर पर भी आप बहुत अच्छी तरह से फेल हुई है। अगर मिस्टर ओबरॉय को आपकी इस सोच के बारे में पता चला तो उन्हें अफसोस होगा कि वो आपके बेटे हैं। वो कितने अच्छे इंसान हैं और एक आप हैं जो माँ का रिश्ता भी ढंग से निभा नहीं सकती। अगर आप मिस्टर स्वरांश ओबरॉय की बीवी होने के नाते मुझसे इतनी नफरत कर सकती है तो उनसे भी कुछ खास लगाव नहीं होगा आपका। तभी तो आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी शादी उनसे हुई, लेकिन मेरी शादी मिस्टर ओबरॉय से होती तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है ना। वसुंधरा जी गुस्से से कांपते हुए बोली, हाँ मुझे प्रॉब्लम होती है। तुम्हें इस घर में देखना मुझे मेरी आंखों में दर्द देता है। मन तो करता है कि तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूं। धुनकी उनकी बात बीच में ही काट कर बोली, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकती। आपकी बेबी पर तो मुझे भी तरस आता है। काश आप ऐसा कर सकती तो मुझे आपकी ये बकवास नहीं सुननी पड़ती, लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए मिसेज ओबरॉय। उनके मुंह से मिसेज ओबरॉय सुनकर वसुंधरा जी की आंखें बड़ी हो गई। धुनकी तुरंत बोली, आपको माँ कहूँ या सासू माँ कहूँ, इतना दिल नहीं है मेरा। एक वो औरत जिसके दिल में माँ नाम का कोई एहसास ही नहीं है, उसे माँ मानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी बातों में डर जाऊंगी या फिर यहाँ रहने के चक्कर में आपकी कोई भी बकवास सुनूंगी तो आप गलतफहमी में है। मुझे किसी का डर नहीं है। मुझे इस घर में रहने का भी कोई शौक नहीं है मिस्टर स्वरांश ओबरॉय अगर यहाँ से जाएंगे तो या तो मैं उनके साथ जाऊंगी और या फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर वो इस शादी को नहीं मानते तो मुझे भी कुछ जबरदस्ती शादी को मानने का शौक नहीं है। आई होप आपको मेरी बातों से इतना तो समझ आ गया होगा कि अगर आप मुझे नौकर बनाकर इस घर में काम करवाने का सोच रही है तो आपको शायद कहीं और ट्राई करना चाहिए। वो वेदिका है ना, वो आपकी उंगलियों की इशारों पर नाचती होगी। पर मुझे ना ही इस ओबरॉय पैलेस का कोई लालच है और ना ही ओबरॉय प्रॉपर्टी का चलती हूँ। ये बोलकर उसने अपने हाथ जोड़ा और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ स्वरांश इस वक्त अपने रूम में था और उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसने जो किया अब उसे उन सब चीजों को लेकर बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। वो एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, क्योंकि वो भी नहीं जानता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है, या फिर वो जानता था लेकिन उसे मानना नहीं चाहता था। वो जब सुरित और धुनकी के बारे में सोच रहा था तो उनकी शादी के बारे में सोचकर ही उसका दिल जोरों से धक धक करने लगता था। वो ये शादी तो बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था, इसलिए बस उसने ये शादी कर ली। और ये सब जो उसने शादी के मंडप में कहा कि वो धुनकी से प्यार करता है, वो कहीं ना कहीं झूठ था या फिर झूठ होकर भी सच था, क्योंकि प्यार तो उसके दिल में धुनकी के लिए था लेकिन वो उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और धुनकी अंदर की तरफ आई। उसे अंदर आते हुए देखा स्वरांश, जो पहले ही किसी घनचक्कर की तरह घूम रहा था। अब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। जैसे ही धुनकी आकर अपना भारी नोच रिंग उतारने लगी, उसने तुरंत धुनकी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, अब तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई होगी। यही चाहती थी ना तुम कि बस किसी तरह ओबरॉय पैलेस में तुम्हें परमानेंट एंट्री मिल जाए। मेरे भाई को अपने जाल में फंसाने के लिए तुम पहले से ही डेस्परेट थी और कल रात तो तुम्हें एक मौका और मिल गया। उसकी बात पर धुनकी हैरानी से उसकी तरफ देखती रही। मतलब उसका शक सही था। स्वरांश कोई उससे प्यार नहीं करता, वो सब उसने वहां पर झूठ बोला था। धुनकी व्यंग भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं झूठी हूँ, यही मतलब है ना आपका? स्वरांश तुरंत बोला, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुमने फायदा उठाया है। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद चीजें हिसाब से बदली जा सकती थी। आई नो इंटीमेसी जैसी चीज लड़कियों के लिए बड़ी होती है, लेकिन कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद ये शादी ही सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं था। तुम झूठी हो और तुम हद से ज्यादा सेल्फिश हो। उसकी बात पर धुनकी मुस्कुराए और बोली, चलो मान लिया मिस्टर स्वरांश ओबरॉय कि मैं झूठी हूँ, लेकिन आप क्या है?
अभी नीचे मंडप में अपने ही चिल्ला चिल्ला कर सबसे ये बात कही थी ना कि मैं आपकी बीवी हूँ, आप मुझसे शादी करना चाहते थे, आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अब आपकी बातें एकदम से बदल गई। अब अपने आप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप झूठे नहीं हैं? या फिर आपका झूठ आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से सच में बदल जाता है? कैसे दोगले इंसान हैं आप मिस्टर स्वरांश ओबरॉय। पहले सबके सामने आपने मुझे अपनी बीवी बनाया, अपने धोखे से मुझसे शादी की। अगर आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम थी तो आपको अपने भाई को सच सच बताना चाहिए था ना, आपको तो उन्हें मेरा सच भी बताना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने तो ऐसा किया ही नहीं। आप तो खुद मंडप में आकर बैठ गए, तो अब आप अपने लिए क्या नाम सेलेक्ट करेंगे? झूठा, दोगला, धोखेबाज क्या नाम देना चाहेंगे आप खुद को? उसकी बात सुनते हुए स्वरांश का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। अगले ही पल, अब उसने जो कलाई बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, उसे बुरी तरह से मरोड़कर धुनकी की पीठ से लगाया और बोला, मेरे सामने जुबान मत चलाओ। धुनकी की दर्द से आह निकल गई। एक तो उसकी चूड़ियां बहुत ही ज्यादा टाइट थी और ऊपर से जिस तरह से स्वरांश ने उसकी कलाई को मरोड़ा हुआ था, उसे और भी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो फिर भी सार्कास्टिक वे में मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है ओबरॉय पैलेस के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी ही सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ पर अगर किसी को सच्चाई का आईना दिखा दो तो वो गुस्से से तिलमिला जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग अपनी सच्चाई से इतना जुड़ जाते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में आप कोई भी राय बनाकर बैठ जाते हैं। खैर, मुझे आपकी राय से फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए मिस्टर स्वरांश ओबरॉय, कि अगर आपको इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे भी इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और रही बात आपके साथ रहने की, तो मरी नहीं जा रही हूँ मैं आपके साथ रहने के लिए। आपकी तो मुझे शक्ल देखना भी अच्छा नहीं लगता। ये बोलकर उसने एक झटके से स्वरांश को धक्का दिया तो स्वरांश पीछे की तरफ हो गया और धुनकी ने अब अपनी बाजू को हल्का सा सहलाया। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। वो स्वरांश की तरफ देखते हुए बोली, पहले तो मैंने सोचा था कि अगर आप इस शादी को मानेंगे तो मैं भी कोशिश करूंगी शादी को निभाने के लिए, क्योंकि शादी जैसी चीज मेरे लिए मजाक नहीं। लेकिन अब तो बेशक से कुछ भी हो जाए मिस्टर स्वरांश ओबरॉय, मैं आपके साथ एक पल नहीं रुकूंगी। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलकर वो कुछ पल यूं ही स्वरांश को देखते रही और फिर पीछे की तरफ हटकर रूम से बाहर चली गई। उसके चेहरे पर इस वक्त चिढ़ भरे एक्सप्रेशंस थे, जैसे वो खुद समझ नहीं पा रहा कि आखिर उसे धुनकी के जाने से क्या फील करना चाहिए। वो गुस्से में बोला, जाना है तो जाओ बेशक से, रोका किसने है तुम्हें? मरा नहीं जा रहा मैं भी तुम्हारे साथ रहने के लिए, अच्छा है तुम यहाँ से चली जाओगी तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये बोलकर उसने जोर से दरवाजा बंद किया और एक गहरी सांस ली। वो बालकनी में आया और आकर सिगरेट पीने लगा। इस वक्त उसका पूरा दिमाग घुमा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ धुनकी अपने रूम में आए और आकर उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए। वो सच में अब एक पल भी यहाँ से नहीं रहना चाहती थी। प्रियांशी और दादाजी जैसे लोगों के लिए वो इस शादी को मानने को तैयार थी, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगाकर उसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना था। उसने जल्दी से अपने कपड़े पैक किया और तुरंत अपने रूम से बाहर निकली। सीढ़ियां उतरते हुए वो नीचे आई तो बिना वसुंधरा जी और वेदिका की तरफ देखे ही वो वहां से जाने लगी, जो हॉल में अपनी मंडली जमाकर बैठी थी। लेकिन तभी वेदिका ने उसे रोका और बोली, कहाँ जा रही हो तुम ये बैग लेकर? कहीं शादी के गहने तुम इस बैग में भरकर तो नहीं लेकर जा रही? वैसे भी तुमने तो कभी सोना चांदी देखा भी नहीं होगा, तो तुम्हारे लिए हीरे जवाहरात तो किसी ख्वाब से कम नहीं होंगे। उसकी बात पर धुनकी ने गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से उसकी तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ स्वरित इस वक्त आईने के सामने खड़ा था और उसकी गुस्से भरी नजरें आईने में खुद पर ही थी। अचानक ही उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा और उसने जोर से अपना हाथ आईने पर दे मारा। एक पल में वो सारा कांच चकनाचूर हो गया और अब स्वरित ने उस कांच के टुकड़े को अपने हाथों में उठाया और उसे जोर से अपने हाथों में मसलने लगा।
एपिसोड 37। यहाँ मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता। ओबरॉय पैलेस। स्वरित इस वक्त आईने के सामने खड़ा था और खुद को देखे जा रहा था। अचानक ही उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा और उसने जोर से अपना हाथ आईने पर मारा। वो आईना एकदम से टूट गया और पूरा कांच नीचे जमीन पर बिखर गया। स्वरित अब नीचे जमीन पर झुका और अगले ही पल उसने उसे कांच के टुकड़ों को अपने हाथ में उठाया और उसे जोर से अपने हाथों में मसलने लगा। वो कांच के टुकड़े जैसे जैसे उसके हाथ पर चुभ रहे थे, वैसे वैसे खून बहना शुरू हो रहा था और खून की बूंदें नीचे टपकती हुई जमीन को भी लाल किए जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे स्वरित को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका चेहरा इस वक्त गुस्से से कांप रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हें पाने के लिए धुन की, लेकिन तुम मेरी नहीं हुई। तुमने उस स्वरांश से शादी कर ली। मैंने कहा था ना तुम्हें मैं पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम वो पहली लड़की थी जिसे पाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, वरना लड़कियां तो मेरे पास बहुत आती है धुन की। ये बोलते हुए उसका बात करने का लहजा बदल चुका था और साथ ही साथ उसकी आंखों का रंग भी। अब तक उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में पागलपन नजर आ रहा था। उसकी आंखों का रंग एकदम गहरा लाल हो गया था। वो अपने जबड़े कसते हुए बोला, लड़कियां मुझ तक आने के लिए मरती है और फिर मेरे पास आकर मर जाती है, लेकिन तुम्हें तुम्हें तो मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें तो मैंने बिल्कुल फूलों की तरह संभाल कर रखा। आज तक एक भी खरोच मैंने तुम्हें नहीं आने दी और तुमने मुझे धोखा दे दिया। आई हेट योर धुन की, आई हेट यू। अब इस बात की तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए ना। ये बोलते हुए उसकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी और वो उस वक्त को याद कर रहा था जब जब उसने न जाने कितनी ही लड़कियों की जान ली थी। उसकी आदत थी लड़कियों के जिस्म के साथ खेलना। उसे हर रोज अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए एक नई लड़की चाहिए होती थी और जब जब वो किसी लड़की के करीब जाता था तो वो लड़की दर्द से तड़प जाती थी, क्योंकि जब भी स्वरित किसी लड़की के करीब जाता था तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक हैवान बन जाता था और हैवानियत की हर हद पार कर देता था। और इतना दर्द किसी भी इंसान के लिए बर्दाश्त करना पॉसिबल ही नहीं था, जितना दर्द उस हैवानियत में स्वरित उन लड़कियों को दे देता था। कई लड़कियां तो उसके साथ बिस्तर पर ही मर जाती थी और अगर कोई बच भी जाए तो स्वरित उन्हें खुद से मार देता था ताकि उसका काला सच दुनिया में किसी के सामने भी ना आए। उसे जो लड़की पसंद आती थी वो उसे उठा लेता था। कई लड़कियां उसके पैसों को देखकर उसके पास आती थी तो कई लड़कियां उसकी बातों में फंस जाती थी, और अगर किसी दिन उसके पास खुद से बनाया हुआ शिकार ना हो तो वो पैसों से खरीद कर लड़कियां अपने पास लाता था। लेकिन उसकी हर एक रात किसी न किसी लड़की के साथ होती थी और हर एक रात कोई ना कोई लड़की अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती थी। अब उसने वो दिन याद किया जब उसने पहली बार धुनकी को देखा था, जब धुनकी प्रियांशी के साथ मार्केट में थी। प्रियांशी को अपनी शादी की शॉपिंग करनी थी, इसलिए उसने धुनकी को मार्केट में बुलाया था और उसी दिन इत्तेफाक से स्वरित की नजर धुनकी पर चली गई और जब उसने धुनकी को देखा तो बस उसके दिल में धुनकी को पाने की हसरत आ गई। उसने प्रियांशी को धुनकी को अपनी सेटिंग ऑर्गेनाइज बनाने का आइडिया दिया, लेकिन डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्ट। और उसके बाद धुनकी आए ओबरॉय पैलेस और उसके बाद जब जब धुनकी को इस बात का एहसास हुआ कि कोई उसके पास है तो कोई और नहीं स्वरित ही उसके पास होता था। अब स्वरित उस पल को याद कर रहा था जब वो धुनकी को लेकर उस फ्लावर स्टोर में गया था, जहां पर धुनकी कोल्ड स्टोर में गई थी और वहां पर उसे एक शख्स दिखाई दिया था। वो शख्स जिसने उस पर अटैक किया था वो कोई और नहीं स्वरित था। स्वरित ने धुनकी पर तब अटैक करवाया था जब वो मार्केट गई थी और स्वरांश ने उसे बचाया था। उसके बाद स्वरित ने धुनकी के दिमाग में गलतफहमी डालने के लिए उन गुंडों को ओबरॉय पैलेस बुलवाया और धुनकी के सामने वो सब बातें बोलने के लिए कहा था कि धुनकी को स्वरांश से नफरत हो जाए, उसे उस पर शक हो जाए और वो दोनों चाहकर भी एक दूसरे के करीब ना आ पाए। उसने धुनकी के रूम में कैमरा लगवाई थी और वही बार बार धुनकी के पास जाया करता था जब वो रात को सोई होती थी और उसे अजीब तरीके से छूने की कोशिश करता था, लेकिन धुनकी को पता चल जाता था और फिर स्वरित वहां से भाग जाता था। वही धुनकी के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धुनकी का शक स्वरांश पर जा रहा था।
उन सब बातों को याद करते हुए अब स्वरित शैतानों की तरह हंसने लगा था, लेकिन फिर अचानक ही वो हंसते हंसते रुका और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे पास आने के लिए धुनकी, लेकिन तुम स्वरांश के पास चली गई। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने तो मुझे धोखा दिया है और स्वरांश ओबरॉय को धोखा बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए अब तो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसी सजा जो तुम पूरी जिंदगी नहीं भूलोगी। तुम्हें तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा और जिस दिन तुम्हें अपना बनाऊंगा उसी दिन तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम्हें जिंदगी जीने से बेहतर मरना लगेगा। पर मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। बाकी सब लड़कियों को तो मैं मार देता हूँ, लेकिन तुम्हें मैं जिंदा रखूंगा हर रात तड़पने के लिए, और जब तक तुम खुद से तड़प तड़प कर मर नहीं जाओगी तब तक मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसने लगा था। इस वक्त वो पूरी तरह से पागल नजर आ रहा था। एक ऐसा साइको जिसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, जो अपने पागलपन में कुछ भी कर सकता है, किसी को भी हट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ धुनकी नीचे हॉल में थी और गुस्से से वेदिका को देख रही थी, जो उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। धुनकी अपना बैग लेकर ओबरॉय पहले से जा रही थी, लेकिन वेदिका ने उससे ये कहकर रोक दिया था कि कहीं वो अपने बैग में शादी की साड़ी ज्वेलरी लेकर तो नहीं जा रही। वसुंधरा जी भी अपनी जगह से उठी और वेदिका के पीछे पीछे धुनकी के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, हो भी सकता है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे करोड़ों के गहने दिए हैं हमने तुम्हें शादी पर, तो क्या भरोसा तुम वो सारे गहने लेकर यहाँ से जा रही हो? धुनकी व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, नई नवेली दुल्हन अगर यू बैग लेकर घर से जाती है तो उससे पूछा जाता है कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। लेकिन आप लोगों से और उम्मीद क्या की जा सकती है? खैर, अगर आप लोगों को शक है कि मैं आपके गहने लेकर जा रही हूँ तो ठीक है, आप लोग मेरा बैग चेक कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात बताएं, मुझे तो चोर नहीं साबित कर पाएंगी आप, क्योंकि मेरे दिल में कोई चोरी नहीं है, पर आप दोनों का क्या? मेरा मतलब है, एक वो जो सौतेली और अपने में भेदभाव करती है, अपने बेटे को वो सब कुछ हासिल करते हुए देखना चाहती है, लेकिन दूसरे को जो उसका अपना नहीं है उसे वो खुशी नहीं देख सकती, और दूसरी वो जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने दोस्त की जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है। आप दोनों अपने दिल की इस चोर को सबके सामने कब लेकर आएंगे? उसकी बात पर वसुंधरा जी और वेदिका के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वेदिका तुरंत बोली, पक्का ये चोरी करके यहाँ से जा रही होगी, इसलिए ये सब बातें बना रही है। इसकी अकड़ तो मैं निकालती हूँ। ये बोलकर उसने एक सर्वेंट को इशारा किया तो वो सर्वेंट छत से वहां पर आई। वेदिक उसकी तरफ देखते हुए बोली, अभी इसी वक्त इसका बैग चेक करो। वो सर्वेंट बेचारी परेशानी भरी नजरों से धुनकी को देखने लगी, क्योंकि धुनकी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो जानती थी कि धुनकी इस तरह की चीज नहीं कर सकती। धुनकी उसे असमंजस में देखकर हल्का सा मुस्कुराए और बोली, फिक्र मत करो, तुम बस अपना काम कर रही हो। मेरा बैग चेक करो, मैं खुद तुम्हें इस चीज की इजाजत दे रही हूँ। वो सर्वेंट जल्दी से बोली, मुझे माफ कर दीजिएगा दीदी। ये बोलकर वो नीचे की तरफ झुकी और धुनकी का बैग चेक करने लगी। उसने धुनकी का सारा सामान देख लिया था, लेकिन उसमें ना ही कोई ज्वेलरी थी और ना ही कोई और चीज जो कि कीमती हो, बस उसमें सारा सामान धुनकी का ही था। वेदिका गुस्से से बोली, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम इस घर से जाओगी और स्वरांश तुम्हें लेने आएगा तो तुम बहुत गलत सोच रही हो। वो तुम्हें लेने बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि उसे तो बेटर फील होगा कि तुम जैसी घटिया लड़की उसकी जिंदगी से चली गई। धुनकी मुस्कुराए और बोली, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे तुम जैसे टॉक्सिक लोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बोलकर उसने अपना बैग वापस बंद किया और फिर तुरंत वहां से बाहर चली गई। वेदिका मुस्कुराए और वसुंधरा जी की तरफ देखते हुए बोली, यहाँ तो शिकार करना ही नहीं पड़ा, शिकार खुद हार मान गया। वसुंधरा जी अपनी शातिर नजरों से दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, अब बस ये कभी इस घर में वापस ना आए। अगर तुम स्वरांश से शादी करना चाहती हो तो हमें बता दो, हम स्वरांश से इस बारे में बात जरूर करेंगे। वेदिका मुस्कुराए और बोली,
ऑफ कोर्स आंटी, मुझे स्वरांश से शादी करनी है। आप तो जानती हो मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। उसकी बात पर वसुंधरा जी मुस्कुराए और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं जल्द ही उससे तुम्हारी और उसकी शादी की बात करूंगी। ये बोलकर वहां से अंदर की तरफ चली गई और वेदिका के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। वहीं दूसरी तरफ धुनकी बाहर आए और ऑटो में बैठकर अपने फ्लैट के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ स्वरित सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आया। उसने एक सर्वेंट से धुनकी और स्वरांश के बारे में पूछा तो उस सर्वेंट ने उसे बताया कि धुनकी तो घर से जा चुकी है और स्वरांश अपने कमरे में है। ये खबर सुनते हुए उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसका दिमाग चलने लगा था क्योंकि वो जानता था कि धुनकी कहाँ रहती है और अगर वो अकेली है तो इससे बेहतर मौका क्या होगा धुनकी के साथ वो सब करने का जो वो कब से करना चाहता है। उसके चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशंस आ गए। वो तुरंत गाड़ी लेकर ओबरॉय पैलेस से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ धुनकी वापस अपने फ्लैट में पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने एक राहत की गहरी सांस ली। कितने दिनों से वो ओबरॉय पैलेस में रहकर इधर उधर की बकवास सुन रही थी, लेकिन अब फाइनली वो वापस अपने फ्लैट आ चुकी थी, जहां पर ना ही उसे कोई सुनाने वाला था और ना ही बात बात पर उसे तंज कसने वाला था। वो अपने फ्लैट में आकर रिलैक्स फील तो कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसे एक बेचैनी से भी महसूस हो रही थी। वो अंदर हॉल की तरफ आए और आकर सोफे पर बैठकर पहले नॉर्मल सांस लेने लगी। जैसे ही उसने अपना सर पीछे सोफे पर टिकाया और अपनी आंखें बंद की, अचानक ही उसकी आंखों के सामने स्वरांश का चेहरा घूम गया। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ गई और उसे अपने बदन में एक अजीब सी फीलिंग महसूस होने लगी। जैसे स्वरांश के साथ उसका कुछ तो हो, कुछ ऐसा जो वो अभी भी महसूस कर सकती थी, लेकिन क्या उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और बोली, मैं उस बदतमीज इंसान को क्यों याद कर रही हूँ। मैंने तो सुना था कि अमीर लोगों के पास दिल नहीं होते, लेकिन उनके पास दिमाग भी नहीं होते। उस पागल को इतना भी नहीं पता कि जिसे वो अपने फ्रेंड बनाकर ओबरॉय पैलेस में रख रहे हैं, वही उसे बेवकूफ बनाए जा रही है। उसे पाने के लिए कैसे कैसे हरकतें किया जा रही है। नीचे गिराने में वो 1% की कमी नहीं छोड़ती, और मैं जो ना उसके पैसों में इंटरेस्ट रखती हूँ और ना ही उसमें उसे लगता है कि मैं उसे अपने जाल में फंसा रही हूँ। हे भगवान, आप किसी और को कुछ देना या ना देना, लेकिन उस मिस्टर बदतमीज को दिमाग जरूर देना। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और वापस अपनी आंखें बंद कर अपना सर पीछे सोफे पर टिका दिया। वो हद से ज्यादा थकी हुई थी और अब उसे नींद आ रही थी। उसे पता ही नहीं चला कब वो यूं ही सोफे पर बैठी बैठी नींद में चली गई और उसने दरवाजा भी बंद नहीं किया। तकरीबन 3 घंटे बाद धुनकी की आंखें खुली। वो इस वक्त सोफे पर लेटी हुई थी। जैसे ही उसकी आंखें खुली, वो चौंक गई क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसे सोफे पर बैठे बैठे भी सो सकती है। वो तुरंत सोफे से उठी और अंगड़ाई लेते हुए बोली, कितनी थक गई हूँ यार मैं। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने दिनों से सोई नहीं हूँ। मुझे नींद तो अभी भी आ रही है, लेकिन भूख भी लगी है। एक काम करती हूँ, पहले अपने लिए मैगी बना लेती हूँ, उसे खाकर सो जाऊंगी। ये बोलकर वो किचन की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे अचानक से ऐसे लगा जैसे उसने बालकनी की तरफ से कोई आवाज सुनी। उसके कदम एकदम से रुक गई, लेकिन अगले ही पल वो व्यंग्य से हंसी और बोली, ओबरॉय पैलेस में रहकर मेरा दिमाग घूम चुका है। जैसे वहां पर फील होता रहता था कि शायद कोई है जो मेरे आसपास है, मुझ पर नजर रख रहा है। अब यहाँ पर भी मुझे वो सब फील होने लगा, पर ये मेरा घर है। यहाँ मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता। ये बोलकर उसने दरवाजे की तरफ देखा जो बंद था। दरवाजे की तरफ देखते हुए भी उसे ये याद नहीं आया कि उसने तो दरवाजा बंद किया ही नहीं था, तो दरवाजा अपने आप कैसे बंद हुआ। वो खुद में ही खोई हुई किचन में आए और आकर मैगी बनाने लगी। मैगी बनाते हुए ही वो एकदम से चौंक गई क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे अभी अभी कोई साया उसके सामने से उसके बेडरूम की तरफ गया है। अब उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसकी हार्ट बीट धीमी होने लगी। एपिसोड 38। वो बहुत गंदा था, बहुत बहुत ज्यादा गंदा था वो। धुनकी के फ्लैट में
धुनकी अपने लिए मैगी बना रही थी कि तभी अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे अभी अभी कोई शख्स उसकी आंखों के सामने से उसके रूम की तरफ गया है। वो एकदम से चौंक गई। अब उसके चेहरे पर थोड़ा डर झलकने लगा था। उसने जल्दी से गैस को थोड़ा कम किया और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। उसके कदम ज्यादा तेज नहीं थे। वो बस इधर उधर अपनी नजरें घुमाते हुए अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसने रूम का दरवाजा खोलते ही सबसे पहले लाइट ऑन की और इधर उधर देखते हुए बोली, कौन है यहाँ पर? कोई है क्या? देखो, अगर तुम कोई चोर हो तो जल्दी से बाहर निकल जाओ। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ कीमती नहीं है जो तुम चुरा सको, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ये बोलकर वो उस चोर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि कोई चोर उसके फ्लैट में घुस आया है। लेकिन जिसे वो चोर समझ रही थी वो चोर नहीं था। वो कुछ पल यूं ही वहां पर खड़ी रही और फिर जब कोई बाहर नहीं आया तो उसने लाइट बंद की और वापस किचन की तरफ आ गई। लेकिन आते हुए उसकी नजर बार बार पीछे ही जा रही थी। अभी भी उसे लग तो ऐसा ही रहा था कि कोई है, लेकिन जब कोई बाहर नहीं निकला तो वो इसे गलतफहमी सोचकर बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही थी। वो अब वापस किचन में आए और उसने जल्दी से गैस बंद किया, क्योंकि मैगी एकदम सूखने लगी थी। उसने जल्दी से वो मैगी प्लेट में डाली और उसे लेकर सामने डाइनिंग टेबल पर आई। वो मैगी देखते हुए उसका उसे खाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि वो सूखी हुई मैगी भी खाने को तैयार थी। वो अपनी चेयर पर बैठी और वो मैगी खाने लगी। तकरीबन 10-15 मिनट में उसने वो मैगी फिनिश की और फिर अपने रूम में वापस आ गई। उसने कुछ देर के लिए लाइट ऑन की थी ताकि अपने रूम की सेटिंग कर सके और फिर बेड पर आकर उसने साइड टेबल पर रखा हुआ लैंप ऑफ कर दिया तो रूम में एकदम अंधेरा हो गया। धुनकी ने अपना फोन देखा। वो अपने फोन पर मैसेज वगैरह चेक कर रही थी, लेकिन फोन पर कुछ खास नहीं था तो उसने फोन वापस रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। तकरीबन आधा घंटा हो गया था उसे सोए हुए कि तभी उसे अपने पैरों पर किसी का टच महसूस हुआ। धुनकी जो आराम से सोई हुई थी उसकी आंखें एकदम से खुल गई। वो उस टच को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी। ये वही टच था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। ये वही टच था जो उसे कितने दिनों से परेशान कर रहा था। वो उस इंसान की गहरी सांसों को भी महसूस कर सकती थी। उस परफ्यूम की स्मेल जो फिलहाल उस इंसान की बॉडी पर लगी हुई थी वो उसे भी महसूस कर सकती थी। उसने तुरंत साइड टेबल का लैंप ऑन करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने बटन ऑन किया लाइट ऑन ही नहीं हुई। वो एकदम हैरान रह गई। वो कांपती हुई आवाज में बोली, कौन है यहाँ? ये बोलते हुए वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गई और अब स्वरित का हाथ उसे अपने पैर पर और भी ज्यादा महसूस होने लगा। स्वरित उसके पैर से होते हुए उसके ऊपर की तरफ आ रहा था। धुनकी गुस्से से कांपते हुए बोली, कौन कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम ओबरॉय पैलेस में भी आए थे ना? देखो, तुम जो कोई भी हो, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, तुम बहुत पछताओगे। आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। बहुत हुआ तुम्हारा ये लुका छुपी का खेल। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते हुए वो अपना हाथ बेड पर तकिए की तरफ सरका रही थी ताकि वो अपना फोन उठाकर स्वरित के चेहरे पर लाइट मार सके, क्योंकि अंधेरे में तो उसे स्वरित दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसने दूर दूर तक अपना हाथ चलाया पर उसे अपना फोन कहीं नहीं मिल रहा था। अब धुनकी को और भी ज्यादा डर लगने लगा। एक झटके से वो बिस्तर से उठने लगी, लेकिन जैसे ही उसने ब्लैंकेट हटाया और बिस्तर से उठने लगी स्वरित ने उसे जोर से बिस्तर पर धक्का दिया और अगले ही पल धुनकी के हाथ स्वरित के सीने पर आ गए। वो उसे जोर से खुद से धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्वरित उस पर हावी हो रहा था। उसने धुनकी की कलाइयों को पकड़ा और ऊपर बिस्तर पर लगा दिया। धुनकी गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे। कितने घटिया इंसान हो तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे। ये बोलते हुए वो छटपटा रही थी, लेकिन स्वरित उस पर हावी हो रहा था और अब स्वरित उसकी गर्दन पर झुककर उसे चूमने लगा था।
धुनकी को उसके होंठ अपनी गर्दन पर महसूस हो रहे थे और इस वक्त उसे हद से ज्यादा गंदा लग रहा था। धुनकी ने अपने नाखूनों से उसे नोचने की कोशिश की लेकिन उस इंसान को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। धुनकी ने अपने पैर चलाने की कोशिश की तो स्वरित उसके पैरों को पूरी तरह से अपने हाथों पैरों से जकड़ चुका था। धुनकी को समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतनी आसानी से उस पर हावी कैसे हो सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे स्वरित ना जाने कितनी ही बार ऐसी सिचुएशन में आ चुका हो और उसे अच्छी तरह से पता हो कि कब कैसे क्या करना है। वो इस चीज में पूरी तरह से ट्रेंड लग रहा था। धुनकी ने पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन स्वरित को अपने ऊपर से हटा नहीं पा रही थी। तभी स्वरित ने उसे उसकी गर्दन पर जोर से काट दिया तो धुनकी दर्द से चिल्ला उठी। उसका पूरा बदन दर्द से तड़पने लगा था। स्वरित सच में बेरहमी की हद पार करने लगा था क्योंकि उसके हाथ धुनकी के बदन पर चलने लगे थे और वो उसके बदन को दबाने लगा था। धुनकी ने अपना घुटना उसके प्राइवेट पार्ट पर मारने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा करती उससे पहले स्वरित ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। धुनकी लगातार बोले जा रही थी, गिड़गिड़ाए जा रही थी, छटपटाए जा रही थी लेकिन स्वरित के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था। लेकिन तभी अचानक से डोर बेल बजी। जैसे ही डोर बेल बजने की आवाज आई स्वरित एकदम से शांत हो गया और दरवाजे की तरफ अपने कान लगाने लगा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि दरवाजे पर कौन होगा। वो उस धीमी धीमी आवाज को भी सुनने की कोशिश कर रहा था जो दरवाजे से बाहर की तरफ आ रही थी। वही जैसे ही धुनकी ने डोर बेल बजने की आवाज सुनी वो जोरों से चिल्लाने लगी, लेकिन स्वरित ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उसे जोर से दबा दिया जिससे धुनकी की आवाज उसके अंदर ही घुट गई। डोर बेल एक बार फिर से बजी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे पर खड़ा शख्स काफी डेस्परेट हो। धुनकी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बस ये चाहती थी कि किसी तरह डोर बेल बजाने वाला इंसान उसे बचा ले। अचानक ही स्वरित उसके ऊपर से हटा दो धुनकी तुरंत बिस्तर से उठने लगी, लेकिन स्वरित ने जोर से उसका पैर खींच दिया जिससे धुनकी सीधा नीचे जमीन पर गिरी। जब तक धुनकी खुद को संभालती तब तक स्वरित सीधा बालकनी की तरफ बढ़ गया और कहाँ गायब हुआ पता नहीं चला। धुनकी जमीन पर दर्द से तड़पती रह गई। शायद स्वरित ने धुनकी को जानबूझकर जमीन पर गिराया था ताकि जितने में वो उठे, जितने में वो खुद को संभाले, उतने में स्वरित वहां से गायब हो सके। धुनकी को अपने पैर में जोरों से दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन किसी तरह वो बिस्तर का सहारा लेकर अपनी जगह से उठी और बड़ी मुश्किल से दीवार को पकड़ पकड़ कर दरवाजे की तरफ गई। उसने अब लाइट ऑन कर ली थी और उसका चेहरा इस वक्त बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। उसके चेहरे पर अंकित की पांचों उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और होठों के किनारों से खून बह रहा था। गर्दन पर काटने के निशान थे और पूरे बाल बिखरे हुए थे। उसे देखते ही बहुत अजीब लग रहा था। बड़ी मुश्किल से धुनकी बाहर दरवाजे तक पहुंची और उसने दरवाजे की चिटकनी खोली, लेकिन जैसे ही उसने चिटकनी खोली वो अपनी हिम्मत हार गई और नीचे की तरफ गिरने को हुई, पर दरवाजे पर खड़े स्वरांश ने जल्दी से उसे संभाल लिया। धुनकी की आंखें बंद हो रही थी लेकिन वो अपनी अधूरी आंखों से स्वरांश की तरफ देख रही थी। स्वरांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना धुनकी? तुम्हारा ये क्या हाल हो चुका है? क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? कौन कौन है अंदर? ये बोलते हुए वो अंदर की तरफ नजरें घुमाने लगा था। धुनकी धीमे से बोली, मुझे मुझे बचा लीजिए मिस्टर स्वरांश ओबरॉय, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। उसकी बात सुनकर स्वरांश का दिल धक सा रह गया। वो यहाँ पर धुनकी से बात करने आया था। वो धुनकी को ऑफर देना चाहता था। वो जानता था कि धुनकी की जिंदगी उसकी वजह से खराब हो चुकी है। उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसमें धुनकी की तो कोई गलती नहीं थी। वो नशे में थी लेकिन वो तो नशे में नहीं था। उसने खुद को नहीं संभाला, इसलिए वो धुनकी को सारा सच बताने आया था और उसे ऑफर देने आया था कि अगर वो बदले में उससे कुछ चाहती है तो वो देने को तैयार है। लेकिन यहाँ धुनकी की हालत देखकर उसके खुद के होश उड़े हुए थे। उसने जल्दी से धुनकी को अपनी बाहों में संभाला और उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर की तरफ लेकर आया।
वो जैसे ही अंदर आया अब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि सामने बिस्तर का हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। साफ पता चल रहा था कि धुनकी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। स्वरांश को अब रियलाइज हुआ कि धुनकी जो बार बार उसे बोलती थी कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है और उन बातों का इल्जाम वो स्वरांश पर लगा रही थी, वो झूठ नहीं था। वो सब सच था, लेकिन पहले वो सब उसके साथ ओबरॉय पैलेस में हुआ और अब यहाँ पर, मतलब कोई है जो धुनकी के पीछे पड़ा हुआ है। उसने धुनकी को बिस्तर पर लेटाया और उसके चेहरे पर अपना हाथ रख कर बोला, कुछ कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। धुनकी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके नाक से भी खून बह रहा था। स्वरांश को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उसका खुद का दिल जैसे धड़कने से इनकार कर रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेडिकल मेडिकल बॉक्स कहाँ है? धुनकी ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। स्वरांश ने अब उसका चेहरा पूरी तरह से अपने हाथों में थामा और बोला, बताओ मुझे धुनकी, मेडिकल बॉक्स कहाँ है? तभी तो मैं तुम्हें दवा लगाऊंगा ना। धुनकी ने अपना कांपता हुआ हाथ सामने कैबिनेट की तरफ बढ़ाया तो स्वरांश तुरंत कैबिनेट की तरफ बढ़ गया। उसने वहां से मेडिकल बॉक्स निकाला और उसे लेकर धुनकी के पास आया। धुनकी की सांसें अब थोड़ी नॉर्मल होने लगी थी। स्वरांश ने मेडिकल बॉक्स में से कॉटन और दवा निकाली और उसके जख्मों पर लगाने लगा। उसने उसके गाल पर क्रीम भी लगाए और फिर धुनकी को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही उसने कहा और वहां से जाने लगा, धुनकी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो कि वो यहाँ से ना जाए। स्वरांश ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस बाहर की तरफ जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए पानी लेने, बस 2 मिनट दो मुझे, मैं अभी वापस आता हूँ। धुनकी ने अपना चेहरा ना में हिलाया। इस वक्त उसे पानी की नहीं, स्वरांश की जरूरत थी। स्वरांश ने कुछ पल उसे देखा। वो भी धुनकी की हालत को समझ रहा था, इसलिए उसने धुनकी का हाथ कसकर पकड़ा और फिर खुद उसकी बगल में बैठ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन धुनकी को खुद से दूर देखकर उसे अब एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो धुनकी को अपनी बाहों में भरना चाहता था। धुनकी ने अपना सर पीछे हेडरेस्ट पर टिकाया हुआ था। अचानक ही उसका सर लुढ़कने लगा तो स्वरांश जल्दी से आगे आया और उसने तुरंत धुनकी का सर अपने कंधे पर रख लिया और धुनकी को अपनी तरफ सरका लिया। धुनकी ने भी कुछ नहीं कहा और उसके सीने में सिमटकर पूरी तरह से उसकी गोद में आ गई। स्वरांश हल्का हल्का उसके बालों को सहलाने लगा। धुनकी रोते हुए बोली, वो बहुत गंदा था, बहुत बहुत ज्यादा गंदा था वो। उसका रोना और सुबकना सुनकर स्वरांश ने तुरंत उसका चेहरा पूरी तरह से अपने हाथों में थामा और बोला, सबसे पहले तो रोना बंद करो। वो जो कोई भी था अब चला गया ना यहाँ से, और अब वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। धुनकी रोते हुए बोली, वो आता है, वो बार बार आता है, वो पहले भी आया था, वो मेरे साथ जबरदस्ती। अभी वो बोल ही रही थी कि स्वरांश एक बार फिर से बोला, मैंने कहा ना अब वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, आई प्रॉमिस। पहले मुझे नहीं पता था धुनकी कि तुम क्या बोल रही हो, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ तुमसे, अगर उस इंसान की परछाई भी तुम्हें छू जाए तो मैं स्वरांश ओबरॉय नहीं। उसकी बात सुनकर धुनकी कुछ बोल ही नहीं पाई। स्वरांश ने उसे एक बार फिर से अपनी बाहों में कस लिया और वो धुनकी को सुलाने की कोशिश करने लगा। धुनकी के आंसू उसके सीने को भिगो रहे थे और स्वरांश तकरीबन आधा घंटा उससे यूं ही देखता रहा और फिर धीरे धीरे धुनकी की आंखें बंद होने लगी और वो गहरी नींद में चली गई, लेकिन स्वरांश ने उस पर से नजरें अभी भी नहीं हटाई। वो अभी भी एकटक उसकी तरफ देखे जा रहा था और अब उसने अपना चेहरा धुनकी पर पूरी तरह से झुकाया और ना जाने क्यों उसने धुनकी के माथे को चूम लिया। धुनकी जो अब तक बेचैनी सी महसूस कर रही थी, अचानक ही उसके चेहरे पर भी सुकून पसर आया और वो और भी ज्यादा स्वरांश के सीने में सिमटने लगी। स्वरांश ने भी उसे कसकर अब अपनी बाहों में कुछ इस तरह से जकड़ लिया था जैसे कभी उसे अपनी बाहों से निकलने ही नहीं देगा। एपिसोड 39, मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुबह का वक्त,
धुनकी के फ्लैट में। धुनकी की आंखें खुली तो उसने खुद पर किसी की गर्म सांस महसूस की। एक पल के लिए तो वो डर गई, लेकिन जब उसकी नजरें स्वरांश पर गई तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। स्वरांश ने अभी भी उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। वो पीछे बेड पर अपनी पीठ टिका कर बैठा था और उसकी गोद में धुनकी पूरी तरह से किसी बच्चे की तरह सिमटी हुई थी। कुछ पल के लिए तो धुनकी भी उसकी तरफ देखती रह गई, और फिर जब उसने जरा सी हलचल की तो स्वरांश ने भी अपनी आंखें खोली। उसे अपनी गोद में देखकर एक पल के लिए स्वरांश भी हड़बड़ा गया था, लेकिन जब उसे कल की सारी बातें याद आई तो वो जल्दी से बोला, तुम ठीक तो हो ना धुनकी? धुनकी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और उसकी गोद से साइड हट गई। स्वरांश बस उसकी तरफ देखता रह गया। धुनकी बिस्तर से उठी और बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कल के लिए मैं आपको क्या कहूँ मिस्टर स्वरांश ओबरॉय। शायद कल आप वक्त पर नहीं आते तो मेरे साथ ना जाने क्या कुछ नहीं हो जाता। कल आपने मुझे बचाया, उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब आप यहाँ से जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर स्वरांश उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो अपनी जगह से उठा और बोला, तुम चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा, वैसे भी मैं यहाँ पर रहने नहीं आया था। मैं यहाँ पर तुमसे कुछ कहने आया था, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ कहूंगा नहीं, बल्कि बस तुम्हें एक ऑर्डर दूंगा जो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर धुनकी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। स्वरांश तुरंत बोला, जल्दी से अपने कपड़े पैक करो और मेरे साथ ओबरॉय पैलेस चलो। धुनकी अब और भी ज्यादा चौंक गई। वो जल्दी से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं ओबरॉय पैलेस तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। आप तो ये शादी नहीं मानते हैं ना, और ना ही आप मेरे साथ रहना चाहते हैं। तो आप मुझे ओबरॉय पैलेस क्यों लेकर जाना चाहते हैं? उसकी बात पर स्वरांश तुरंत बोला, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? ये सवाल तुम मुझसे ना करो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं खुद तुम्हें ना कोई जवाब देना चाहता हूँ और ना ही मेरे पास कोई जवाब है। बस जितना कहा है उतना करो। ये बोलकर उसने वॉशरूम की तरफ देखा। धुनकी उसकी नजरों का पीछा करते हुए बोली, आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं। स्वरांश ने एक गहरी सांस ली और तुरंत वॉशरूम में चला गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर आया तो धुनकी वहीं पर खड़ी थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, सॉरी मिस्टर ओबरॉय, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकती। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। माना कल जो हुआ वो बहुत गलत था और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन अब मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। आप यहाँ से जा सकते हैं। स्वरांश व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, कुछ ऐसी ही उम्मीद थी मुझे तुमसे, लेकिन तुम बोल रही हो कि हम दोनों की शादी हुई है और वो शादी ऐसे ही टूट नहीं सकती। अगर तुम्हें मुझसे डिवोर्स भी लेना है ना, तो तुम्हें 6 महीने तो मेरे साथ रहना ही पड़ेगा, वरना तुम्हें मुझसे डिवोर्स भी नहीं मिलेगा। और अगर तुम चाहती हो कि ये शादी खत्म हो जाए तो चुपचाप मेरे साथ ओबरॉय पैलेस चलो, वरना मुझे लीगली तुम पर एक्शन लेना पड़ेगा। और तुम जानती ही हो कि ओबरॉय फैमिली की पावर क्या है, और स्वरांश ओबरॉय तो वैसे भी जो करना चाहे वो करके ही रहता है, इसलिए बेहतर होगा अब चुपचाप मेरे साथ चलो, बाहर इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और धुनकी अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। पहले वो ओबरॉय पैलेस गई थी प्रियांशी के कहने पर, प्रियांशी वहां रहती थी इसलिए उसे थोड़ा सही फील होता था, लेकिन अब तो वो ओबरॉय पैलेस में जाने का सोच भी नहीं सकती थी। वहां पर वेदिका और वसुंधरा जी को इमेजिन करते ही उसे एक घुटन सी होने लगती थी, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। एक तो स्वरांश की जिद, उसका वो उसे धमकी देना, और दूसरा उसने कह तो दिया था स्वरांश को कि वो अपना ख्याल खुद रख लेगी, लेकिन डर तो उसे भी बहुत लग रहा था। कल जिस तरह से उस शख्स ने उसके साथ जबरदस्ती की, उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो चाह कर भी शायद ही कभी उस शख्स को पकड़ पाए, क्योंकि हर बार वो शख्स अंधेरे में वार करता था और इतना ज्यादा तेज था कि उससे खुद को छुड़ा पाना लगभग से इम्पॉसिबल था। उसके तरीके, जिस तरह से वो धुनकी पर हावी होता था, वो बहुत ही ज्यादा गंदा था। धुनकी कुछ पल यूं ही अपनी जगह पर खड़ी इन सब चीजों के बारे में सोचती रही और फिर वॉशरूम की तरफ चली गई। तकरीबन 15-20 मिनट में वो वॉशरूम से बाहर आई।
स्वरांश बाहर हॉल में ही बैठा था। धुनकी उसके पास आए और बोली, आपको लगता है कि मेरा ओबरॉय पैलेस जाना ठीक होगा? क्योंकि वहां पर मुझे कोई पसंद नहीं करता। स्वरांश तुरंत बोला, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें सिर्फ मुझसे मतलब होना चाहिए। आई प्रॉमिस मैं तब तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा जब तक तुम खुद से मुझसे कोई पंगा नहीं लेती। अगर तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी तो मैं भी तुम्हारी लाइफ में ना ही कोई इंटरफेयर करूंगा और ना ही तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे पंगा लोगी तो फिर पीछे तो मैं भी नहीं हटूंगा। धुनकी उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई। वो उसे पैलेस भी लेकर जाना चाहता था और उसे धमकी भी दे रहा था। अचानक ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई तो उस मुस्कुराहट को देखकर अब स्वरांश की नजरें उसके चेहरे पर टिक गई थी। पर जैसे ही धुनकी को रियलाइज हुआ कि वो मुस्कुरा रही है उसने तुरंत उस मुस्कुराहट को दबा लिया। स्वरांश ने उस पर से अपनी नजरें हटाए और बोला, चलें। धुनकी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वहां से अपना सूटकेस लेकर स्वरांश के पीछे पीछे चल दी। नीचे पार्किंग एरिया में आकर दोनों गाड़ी में बैठे तो स्वरांश ने धुनकी की तरफ देखते हुए कहा, सेफ्टी। धुनकी पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर अचानक उसे वो दिन याद आया जब उसे स्वरांश ने खुद से सीट बेल्ट लगा कर दी थी। अगले ही पल उसने जल्दी से सीट बेल्ट लगा दी तो धुनकी की हड़बड़ाहट देखकर स्वरांश के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। कुछ ही देर में वो लोग ओबरॉय पैलेस पहुंचे और धुनकी जैसे ही स्वरांश के साथ अंदर आए, अंदर हॉल में ही बैठी वसुंधरा जी और वेदिका एकदम से चौंक गई। वो दोनों अपनी जगह से खड़ी हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वसुंधरा जी स्वरांश की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है? ये लड़की तुम्हारे साथ यहाँ पर? ये तो कल घर छोड़कर चली गई थी ना, तो फिर आज वापस? उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वरांश बोला, क्योंकि मैं धुनकी को वापस लेकर आया हूँ और अब से वो यहीं पर रहेगी। वसुंधरा जी के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वही धुनकी उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। वेदिका व्यंग्य से हंसी और बोली, लगता है लोगों को अपनी ही बातों पर टिके रहना नहीं आता। कल तो बड़ा एटीट्यूड दिखा कर गई थी तुम कि तुम इस घर से जा रही हो, अब कभी वापस नहीं लौटोगी, तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस शादी को नहीं मानती ब्ला ब्ला। तो आज क्या हुआ? आज वापस भी आ गई। सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि तुम्हें भी अब लग्जरियस लाइफ की आदत हो चुकी है? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वरांश गुस्से से बोला, बेहतर होगा अगर तुम हमारे घर के मामले में टांग ना अड़ाओ। तो तुम यहाँ पर गेस्ट हो तो गेस्ट बनकर रहो वेदिका। मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी बात पर धुनकी चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगी। उसके लिए स्वरांश का वेदिका से लड़ना बहुत बड़ी बात थी। एपिसोड 40। अब जो सच है वही तो कहूंगा मिस लिटिल फिगर। ओबरॉय पैलेस। स्वरांश की बात सुनकर वेदिका के होश उड़ गए थे। वहीं धुनकी भी हैरानी से स्वरांश को देख रही थी क्योंकि उसका उसके लिए वेदिका से लड़ना उसके लिए बहुत मायने रखता था। आज तक जब भी वेदिका और धुनकी के बीच लड़ाई हुई थी या किसी चीज को लेकर बहस हुई थी तो स्वरांश हमेशा वेदिका की साइड लेता था। वो उसका दोस्त था, हालांकि दोस्ती सिर्फ स्वरांश की तरफ से थी। वेदिका तो उसे प्यार करती थी या फिर यूं कहे कि वो बस सबकी तरह स्वरांश को हासिल करना चाहती थी क्योंकि स्वरांश बहुत सारी लड़कियों की ख्वाहिश था और उसे सबको प्रूव करना था कि स्वरांश उसे प्यार करता है। जो किसी का नहीं हो सकता वो सिर्फ उसका है, इसीलिए वो हमेशा स्वरांश के आगे पीछे घूमती रहती थी। वेदिका स्वरांश की तरफ देखते हुए बोली, तुम इस लड़की के लिए मेरे साथ इस तरह से बात कैसे कर सकते हो स्वरांश? स्वरांश तुरंत बोला, वो लड़की मेरी वाइफ है वेदिका, और अब मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से ही दूंगा। इसलिए अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी करूँ तो तुम भी अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। इस घर में मेहमान बनकर रहो, एंजॉय करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और हमेशा रहोगी, लेकिन एक बात अब अपने दिमाग में बिठा लो कि धुनकी मेरी वाइफ है। ये बोलते हुए उसने धुनकी का हाथ पकड़ लिया तो धुनकी का दिल जोरों से धड़क उठा। वो एक बार फिर से बस स्वरांश की तरफ देखती रह गई।
तभी वहां पर स्वरित आया और धुनकी को गहरी नजरों से देखने लगा। धुनकी ने जब उसकी नजरें खुद पर महसूस की तो उसने अपना चेहरा झुका लिया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। एक टाइम था जब उसकी स्वरित से शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के मंडप में उसकी और स्वरित की नहीं बल्कि उसकी और स्वरांश की शादी हुई और सब कुछ बदल गया। पर अब सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। वसुंधरा जी ने जब स्वरित को वहां पर देखा तो वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन अब स्वरित ही आगे की तरफ आया और धुनकी की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें इस वक्त बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होगा धुनकी, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत थी। मैं तुम्हें पसंद करता था, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई भी तुमसे प्यार करता है। अगर इसने मुझे कहा होता, मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया होता तो शायद मैं खुद से पीछे हट जाता, क्योंकि मेरे लिए तुम दोनों की खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पर इसने चीजें बहुत अलग तरह से हैंडल की। बस मैं इसलिए नाराज था, पर अब मुझे किसी चीज को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। अगर ये तुमसे प्यार करता है और तुम्हें खुश रखता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मुझे हर्ट जरूर हुआ है, लेकिन मैं खुद को संभाल लूंगा। उसकी बात सुनकर धुनकी बस उसकी तरफ देखती रह गई। कहीं ना कहीं स्वरित ने उसके लिए काफी चीजें आसान कर दी थी। एक तो स्वरित और स्वरांश के साथ रहना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता अगर स्वरित ये सारी बातें नहीं कहता तो। वो भी स्वरित की तरफ देखते हुए बोली, आई होप आपको अपनी लाइफ में एक ऐसी लड़की मिलेगी मिस्टर ओबरॉय जो आपको बहुत प्यार करेगी। आई होप आपको आपकी लाइफ की सब खुशियां मिले। उसकी बात पर स्वरित मुस्कुराया और स्वरांश के हाथ पर अपना हाथ रख कर बोला, मेरे लिए मेरी खुशियों से ज्यादा मेरे भाई की खुशियां इम्पोर्टेंट है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ स्वरांश, और अगर तू धुनकी से प्यार करता है तो तेरे लिए कुछ भी। ये बोलकर वो स्वरांश के गले लग गया। स्वरांश ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए थे। उसके दिल में एक बोझ था, हालांकि उसके दिल में सवाल भी बहुत थे कि जब उसके और धुनकी के बीच कुछ हुआ ही नहीं है तो स्वरित धुनकी से शादी क्यों कर रहा है। वो क्यों ऐसा क्लेम कर रहा है कि वो और धुनकी दोनों रात में एक दूसरे के साथ थे। लेकिन शायद स्वरित को कोई गलतफहमी होगी। शायद वो किसी और रूम में किसी और के साथ होगा और फिर आखिर में वो धुनकी के पास आ गया और उसे लग ऐसा रहा होगा कि वो पूरी रात धुनकी के साथ ही था। ये सोचकर स्वरांश ने उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था। स्वरित स्वरांश को प्यार नहीं करता था, वो बस हमेशा उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। वो चाहता था कि कभी स्वरांश अपना मुंह ना खोले, कभी स्वरांश बिजनेस पर ध्यान ना दे, न ही कभी स्वरांश ओबरॉय प्रॉपर्टी पर क्लेम करे। इसीलिए वो उस पर इतना प्यार जताता था कि स्वरांश को ऐसा लगता था कि स्वरित से बढ़कर उसे कोई प्यार कर ही नहीं सकता, और वो उस प्यार में अपना सब कुछ स्वरित पर कुर्बान करने को तैयार था। पर अब शायद खेल बदल चुका था। अब चीजें बदल गई थी और अब स्वरांश जो हर चीज को लाइटली ले लेता था, अब शायद वो हर चीज को समझने वाला था। स्वरित वसुंधरा जी की तरफ देखते हुए बोला, आई होप मॉम आपको धुनकी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद धुनकी और मेरी जो रस्में होने वाली थी अब वो स्वरांश और धुनकी की हो। धुनकी इस घर की बहू बनने वाली थी और वो इस घर की बहू ही बनी है, इसलिए उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप उसकी सारी रस्में करवाएंगी और साथ ही साथ वो पूजा भी जो पहले मैं और धुनकी करने वाले थे, अब वो पूजा धुनकी और स्वरांश करेंगे। उसकी बात सुनकर वसुंधरा जी हैरान थी, क्योंकि वो पूजा बहुत मायने रखती थी और उस पूजा में वो इंसान अपनी बीवी के साथ बैठता था जो आगे चलकर घर का मुखिया बनने वाला होता था। जैसे स्वरित के दादाजी ने वो पूजा उसकी दादी के साथ की और फिर स्वरित के डैड ने वो पूजा स्वरित की मॉम के साथ की और अब स्वरांश वो पूजा धुनकी के साथ करेगा। ये सोचकर ही वसुंधरा जी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन फिलहाल वो शांत रही और बोली, क्यों नहीं, मुझे धुनकी से पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस पहले गलतफहमी थी, लेकिन अब वो गलतफहमी भी दूर हो गई है। मैं धुनकी की सारी रस्में जरूर करवाऊंगी। उनकी बात पर कोई और समझे ना समझे, लेकिन धुनकी बहुत अच्छी तरह से समझती थी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और।
वो वसुंधरा जी जो स्वरित और स्वरांश के सामने होती है वो तो एक माँ है, लेकिन जो वसुंधरा जी सिर्फ उसके सामने होती है वो किसी डायन से कम नहीं। स्वरित स्वरांश की तरफ देखते हुए बोला, जाओ धुनकी को अपने रूम में ले जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। उसके बाद तुम्हें मॉम बता देंगी कि कब कब कौन सी रस्म होनी है। ये बोलकर वो मुस्कुराया और फिर वहां से चला गया। स्वरांश ने भी धुनकी का हाथ पकड़े हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उनके जाने के बाद वेदिका गुस्से से वसुंधरा जी की तरफ देखते हुए बोली, मेरा आपकी तारीफ करने का मन कर रहा है, करूं क्या? उसकी बात सुनकर वसुंधरा जी ने सवालिया नजरों से उसे देखा। वेदिका तुरंत बोली, आपने कभी भीगी बिल्ली के बारे में सुना है क्या? वसुंधरा जी चौंक गई। वेदिका हंसी और बोली, आप वही भीगी बिल्ली है, कैसे आप धुनकी के सामने तो एकदम शेरनी बन जाती है। दहाड़ती है लेकिन सिर्फ दहाड़ती है, उसका शिकार नहीं कर पाती, लेकिन स्वरित और स्वरांश के सामने तो आप दहाड़ना भी भूल जाती है, एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है जिससे कुछ नहीं होता, सिर्फ साइड में खड़े होने के अलावा। ये बोलते हुए वो गुस्से से वसुंधरा जी को देख रही थी और उसकी बातों का मतलब समझकर वसुंधरा जी दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में ये सब कहने की? वेदिका तुरंत बोला, तो आप ही बता दीजिए कि मैं आपसे क्या कहूँ। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर आप धुनकी से इतना डरती क्यों है। आपको स्वरित ने उसकी और स्वरांश की शादी की रस्में करवाने को कहा तो आप तुरंत मान गई, आप मना नहीं कर सकती थी क्या? वसुंधरा जी गुस्से से बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर मैं मना कर देती तो उन दोनों को शक हो जाता कि मैंने धुनकी को अपनी बहू नहीं माना। मुझे स्वरांश की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन स्वरित स्वरित को मैं किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती। वो बेटा है मेरा और मुझे उसकी नजरों में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए। वो मुझसे कोई सवाल करे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेशक से फिर उसके लिए मुझे उसके सामने धुनकी को अपनाना ही क्यों ना पड़े। वसुंधरा जी की बात पर वेदिका ने मुंह बनाया। वेदिका को मुंह बनाते हुए देख वसुंधरा जी हंसी और बोली, वैसे तुम्हारी ये जो तारीफ है मुझे पसंद तो नहीं आए, लेकिन तुम्हारी जो शिकायत है वो मैं जरूर दूर करूंगी। तुम्हें लगता है कि मैं धुनकी की शादी की रस्में करवाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हाल करूंगी उसका कि शादी की रस्में तो दूर, वो बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहेगी। इस जैसी मेरी जिंदगी में बहुत आए हैं जिन्हें मैंने पहले भी अपनी जिंदगी से बाहर निकाला है। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे जो साफ बता रहे थे कि उन्होंने अतीत में भी जरूर किसी ना किसी की जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ किया ही है। वेदिका उन्हें शातिर एक्सप्रेशंस के साथ देखते हुए बोली, मुझे इंतजार रहेगा आपके उस अंदाज का जो आपको वसुंधरा ओबरॉय बनाता है, वरना सच में फिलहाल तो आप मुझे भीगी बिल्ली से ज्यादा नजर नहीं आ रही। ये बोलकर वो तुरंत वहां से अपने कमरे में चली गई और वसुंधरा जी बस उसे जाते देखती रह गई। उन्होंने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कसी हुई थी। धुनकी की वजह से उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। धुनकी के लिए उनके दिल और दिमाग में नफरत भरती जा रही थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे वो नफरत अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। वो तिरछा मुस्कुराए और बोली, ये जो तुम स्वरांश के साथ इस घर में वापस आए हो ना धुनकी, आई प्रॉमिस ये फैसला मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी का सबसे घटिया फैसला बना दूंगी। अब बस तुम देखती जाओ मैं करती क्या हूँ। वहीं दूसरी तरफ धुनकी स्वरांश के साथ उसके रूम में आई तो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है मिस्टर स्वरांश ओबरॉय। स्वरांश ने सवालिया नजरों से उसे देखा। धुनकी अपना चेहरा झुकाकर बोली, मैं जानती हूँ आप मुझसे कोई प्यार नहीं करते, वो बातें तो आपने बहुत बार क्लियर कर दी है, तो ऐसे में हम दोनों का एक दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए रहना क्योंकि कल मुझ पर अटैक हुआ वो सही नहीं होगा। मुझे बेचारी बनने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई आदत, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे किसी और रूम में शिफ्ट करवा दे। वैसे भी ओबरॉय पैलेस में कमरों की कोई कमी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वरांश बोला, कुछ और भी कहना है क्या तुम्हें? धुन की सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। स्वरित तुरंत बोला, जब तुम्हारा सामान ऊपर आ जाए तो उसे क्लोजेट में लगा देना। एक तरफ मेरा सामान कर देना और दूसरी तरफ अपना।
अभी फिलहाल मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है तो मैं जा रहा हूँ और तुम इसी रूम में रहोगी। मुझे बार बार अपनी बातें दोहराना पसंद नहीं, इसलिए दोबारा मुझे अपनी बात कहनी ना पड़े। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और धुन की बस उसे जाते देखती रह गई। उसने कुछ देर बाद एक गहरी सांस ली और अपने सूटकेस की तरफ देखने लगी। वो अपने सूटकेस की तरफ देखते हुए बोली, तुम मेरे साथ यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन ये जो मिस्टर स्वरांश ओबरॉय है ना, ये एकदम घनचक्कर है। होता है ना वो घनचक्कर जो घूमता घूमता कभी भी रुक जाए, पता नहीं चलता, और कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो भी पता नहीं चलता। वैसे ही ये मिस्टर स्वरांश ओबरॉय है। ये कब बदल जाए कोई पता नहीं। अभी ये मुझे अपने रूम में लेकर आए हैं, लेकिन कब ये मेरे कंधे को पकड़कर गुस्से से कांपते हुए बोले, तुम जैसी लड़कियां मैं बहुत हैंडल कर चुका हूँ। तुम जैसी मेरी जिंदगी में बहुत आई। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा। ये बोलते हुए वो बिल्कुल स्वरांश की मिमिक्री कर रही थी। वही स्वरांश जो अपना फोन अपने रूम में भूल गया था। उसे लेने जब वो वापस रूम में आया तो दरवाजे पर खड़ा ही रह गया। उसकी नजरें तो धुनकी पर टिकी थी, जिसने अपने कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ था और इधर उधर हिले जा रही थी, और उसके डायलॉग सुनकर उसे साफ पता चल रहा था कि वो स्वरांश की ही मिमिक्री कर रही है। वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो धुनकी के एकदम से होश उड़ गए। स्वरांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर ये फालतू की चीजों के अलावा ढंग के काम करोगी तो ज्यादा बेटर रहेगा लिटिल फिगर। लगती तो तुम मुझे पागल ही हो, लेकिन अगर ऐसे काम करती रहोगी तो मैं सचमुच तुम्हें पागल घोषित कर दूंगा और फिर तुम्हें पागल खाने छोड़ आऊंगा। उसकी बात पर धुनकी झट से बोली, तुमने मुझे लिटिल फिगर कहा। स्वरांश भी तुरंत बोला, कहा तो कहा। अब जो सच है वही तो कहूंगा मिस लिटिल फिगर। धुनकी गुस्से से मुंह बनाने लगी। स्वरांश ने अपना फोन बिस्तर से उठाया और वहां से जाने लगा, लेकिन फिर अचानक ही रुका और धुनकी की तरफ देखते हुए बोला, वैसे हम दोनों की शादी हो गई है, वो बात अलग है कि हम दोनों के बीच प्यार नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन अगर सच में हम दोनों की शादी प्यार के बाद हुई होती, मैं तुम्हारा हस्बैंड होता और तुमसे बहुत प्यार करता होता, तो तुम्हारे इस लिटिल फिगर को एकदम परफेक्ट बना देता मैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद इंटेंस एक्सप्रेशंस थे और उसकी आवाज भी काफी चेंज हो गई थी। धुनकी को शरारती नजरों से देखते हुए वो रूम से बाहर चला गया और धुनकी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। स्वरांश का उसे मिस लिटिल फिगर कहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब उसे गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब तरह की फीलिंग हो रही थी, शायद वो ब्लश कर रही थी। उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया था और उसकी नजर अपने ही सीने पर चली गई थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।